हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हिमाक्ष मोटिवेशन। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर मोनिका अग्रवाल। शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ आदर्श विद्या मंदिर। मैम आज के टाइम पे 3 स्कूल्स की प्रिंसिपल हैं, आदर्श विद्या मंदिर एंड संस्कार। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और मैं आई एम प्रिंसिपल ऑफ आदर्श विद्या मंदिर। इसके अलावा मैं 3 स्कूल्स की डायरेक्टर भी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। मैम आप जैसे कि आप मैरिड हैं और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपने स्कूल को किस तरीके से संभाला? मैम देखिए, अगर आप चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। फिर दूसरी चीज़, सबसे बड़ा कॉपरेशन। आपकी फैमिली अगर आपको कॉपरेट कर रही है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कभी भी पीछे नहीं रह सकते। और इन घर को संभालने में और स्कूल संभालने में मेरी फैमिली ने, मेरे फादर इन लॉ ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने, इवन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फैमिली सपोर्टिव रही है? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ बिकॉज ऑफ देम। मैम हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सोचते हैं कि आफ्टर 10th गर्ल्स को सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में ही जाना चाहिए, या फिर जो कॉन्वेंट मतलब जो कोएड होते हैं उनमें नहीं भेजना चाहते हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? को एजुकेशन अच्छी है या सिर्फ गर्ल्स का? मेरी सोच ये कहती है कि लड़कियों को एजुकेशन में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट लेवल जो उनके अंदर को एजुकेशन में आता है ना, वो गर्ल्स लेवल पर नहीं आ पाता है। हम सोचते हैं हमारी लड़कियां बहुत सेफ हैं कि गर्ल्स में पढ़ें, हालांकि हमारा एक स्कूल जो है वो गर्ल्स कॉलेज ही है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को बाहर निकालना चाहते हो, आप कब तक गर्ल्स के साथ में बांधकर हम उनको एजुकेशन दे पाएंगे? और अगर हम गर्ल्स के बारे में सोचकर चल रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि उसकी एजुकेशन एक टाइम पर आकर स्टॉप हो जाएगी। और अगर आप को एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल इतना ज़्यादा हो कि उसको हराने वाला कोई नहीं रहेगा, वो सबके सामने फ्रैंक होकर अपने फ्यूचर बना पाएगी, तो बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर पाएगी वो। मैम एक मेरा सवाल ये है, जैसा कि आपने बताया कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हैं, तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छी है या फिर कॉन्वेंट एजुकेशन? मैम देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पर 30 बच्चे अनाथ आश्रम के पढ़ते हैं और हर बार रैंकर्स में वही आते हैं। अनाथ आश्रम के बच्चों के पढ़ाने के लिए ना तो मम्मी है उनके पास, ना पापा हैं। अनाथ आश्रम में एक कॉमन एजुकेशन उनको दी जाती है। अब सोचिए, वो बच्चे अगर टॉपर्स में आ रहे हैं, उनको रैंकर्स में आ रहे हैं, तो वो कहीं भी पढ़ सकते हैं बच्चे। तो मैं ये नहीं मानती कि एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही डॉक्टर, इंजीनियर या कोई पोस्ट ले सकता है, एक छोटे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं ले सकता। तो ऐसा नहीं है, अच्छा बच्चा कहीं भी हो पढ़ने वाला होना चाहिए। मैम आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंस्पिरेशनल किस्सा जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहती हो? बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं हमारा जो अभी CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, तो एक हमारे साथ में मतलब एक मेरे फ्रेंड समझ लीजिए, तो वो स्कूल चलाते हैं उझानी में, उनका CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। वो मेरे से जब भी बात करते थे, उनको पता था कि हमारा यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल है, तो वो मुझसे जब भी बात करते थे, बोले मैडम कब खीर खिला रही हो? वो मुझसे एक ही सेंटेंस कहते थे। मैंने कहा सर, जिस दिन मेरी CBSE की एफिलिएशन हो जाएगी ना, जिस दिन मैंने CBSE का स्कूल बना लिया, उस दिन मैं आपको खीर खिला दूंगी। तो ठीक है। वो अब जब भी मुझसे उनकी मुझसे बात होती थी ना, तो वो मुझसे बस एक ही बात करते, मैडम खीर कब खिला रही हो? तो एक धुन सवार हो गई थी मेरे अंदर भी, ये था कि अब मुझे एक CBSE का एफिलिएटेड स्कूल अपना बनाना ही बनाना है। और शायद वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। मैं आज उनको भी बोलती हूँ, मैंने कहा सर, अगर आपने मुझे मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद हम CBSE की तरफ इतनी जल्दी नहीं मोल्ड होते। पर वो मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा, जो आज हम CBSE स्कूल्स की लाइन में आ रहे हैं। मैम आज आप जिस मुकाम पर हैं, जिस जगह पर हैं, तो आप इस चीज का श्रेय किसको देना चाहती हैं अपनी लाइफ में? कोई ऐसा पर्सन? मैम देखिए, पेरेंट्स तो हम सबके लिए करते हैं, क्योंकि अगर वो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं तो उनके लिए तो हम कह ही नहीं सकते कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर वही चीज़ आपको आपके ससुराल में भी मिले, मेरे लिए सबसे ज़्यादा, अगर मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसी को देना चाहूँगी तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ और स्पेशली मेरे हस्बैंड मिस्टर तरुण गुप्ता। वो मुझे हर फील्ड में मुझे मोटिवेट करते हैं, हर फील्ड में मेरे साथ चलते हैं। वो एक पिक्चर आई थी सूर्यवंशम, और उसमें वो उन्होंने डायलॉग मारा था कि उन्होंने अपने आप को तो बनाया ही बनाया, साथ में मुझे भी बनाया। तो ये बात बिल्कुल प्रूव है कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बनाया है। आज मैं जो आपके सामने हूँ वो उन्हीं की वजह से। काफी कम लोग मिल पाते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल। और वो बिल्कुल वैसे, और मैं ये चाहूंगी कि हर लड़की को ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए। तो मैम अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक रूल बनाया है नया। उन्होंने बताया है कि 6-7 की जो NCERT की जो बुक्स हैं उनमें वो भगवत गीता को पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। तो क्या ये आपके अकॉर्डिंग सही है? बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ के बच्चों को भी अपनी किताबों के, अपनी धार्मिक किताबों के बारे में नहीं पता, अपने राम लक्ष्मण के बारे में नहीं पता। आज 10% बच्चा ऐसा है जिससे आप अगर किसी चीज़ के बारे में पूछने, धर्म से रिलेटेड, अपने धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड अगर कुछ पूछने बैठ जाओ तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। 90% बच्चे दूसरे धर्म को पता है,
दूसरी किताबों के बारे में पता है, दुनिया में क्या हो रहा है ये पता है, लेकिन ये नहीं पता कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है। गीता में जो कर्म के बारे में जो उपदेश दिए गए उनको ये नहीं पता। तो मैं तो ये कहूँगी गीता के साथ साथ और अन्य किताबें जो हैं, रामायण महाभारत को भी ऐड करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पता चले कि आप किस देश में रह रहे हो। जिस देश में रह रहे हो उसी के बारे में नहीं पता आपको, उसकी संस्कृति क्या है, उसका कल्चर क्या है, क्या होना चाहिए, उनको नहीं पता। तो मैं ये चाहूंगी कि बिल्कुल बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए, उनको संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों के बारे में बताना चाहिए। तो बिल्कुल एजुकेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। मैम आजकल क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर्स की बात तो मानना दूर, अपने पेरेंट्स तक की बात नहीं मानते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे, तो उनको हैंडल किस तरीके से किया? मैम हैंडल करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को हम समझाते हैं। मेरा मेन मोटिव बच्चों को यही समझाना है कि आप अपने पेरेंट्स, आज अगर आप जिसका सम्मान कर लोगे उतना ही सम्मान आपको फ्यूचर में मिलेगा। आज आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, फ्यूचर आपका सामने है, आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं बच्चों को समझाती हूँ, जब वो बिल्कुल ही नहीं मानते तो उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनको हैंड ओवर करती हूँ कि सर अब आप संभालिए। और ऐसी बात नहीं है, बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे ऐसे नहीं हैं कि वो ना माने, वो मान जाते हैं और कहना भी मानते हैं, पेरेंट्स का भी मानते हैं और हमारा भी मानते हैं। मैम आपने मुझे एक चीज बताई, जैसे कि आपने लॉ किया है, तो आपने लॉ को छोड़ करके मतलब वो भी किया है, साथ ही साथ आपने टीचिंग लाइन को कैसे ज्वाइन किया? हमारा जो जितना भी बैकग्राउंड है, क्योंकि स्कूल्स, जब मेरी शादी हुई थी तो हम स्कूल्स ही चलाते थे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी स्कूल है। तो लॉ के बारे में तो मैंने लॉ इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए, हम एक एजुकेशन फील्ड में, कि बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको दबाया जाता है। तो मैंने लॉ इसलिए चूज़ किया था कि मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ क्या लॉ लगना चाहिए, बस इसलिए ओनली लॉ की नॉलेज लेने के लिए मैंने लॉ। बाकी मेरा फील्ड तो एजुकेशन का, और मैं एजुकेशन को ही अपनी को आगे बढ़ाना चाहूँगी स्कूल में। मैं तो गर्ल्स एजुकेशन पर ही फोकस ज़्यादा करती हूँ। मैं अपने यहाँ लड़कियों को एक ही बात कहती हूँ, बेटा देखो लड़कों को तो पढ़ना ही है, और लड़कों को पढ़ना नहीं है तो उनको कुछ ना कुछ अपना मतलब कि फील्ड चुनना ही है, क्योंकि उनको तो नौकरी करनी है या जॉब करनी है, बिजनेस करना है। लेकिन लड़कियों के लिए सिर्फ ऑप्शन तभी है जब वो एक अच्छी पढ़कर बेहतर इंसान बन सके, अपना नाम रोशन। तो मैम आपका टीचिंग लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरा टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इवन मैं ये कहूँगी, जो चीज़ें मैंने अपनी पढ़ती के टाइम पर नहीं की थी, मतलब आप सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते हो, उस टाइम में आप उसको जीते हो, और मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस को वाकई में जिया है। मेरे लिए टीचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने पढ़ाया है, और मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्कूल देखती हूँ, मैं पढ़ाती भी, क्योंकि उससे मुझे बहुत नॉलेज मिलती है। आज अगर मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो मेरी जो पढ़ाई वो मेरे साथ चल रही है, अदरवाइज शायद वो कब की धूमिल हो चुकी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जो है उस पर काफ़ी वर्क कर रही है, तो इस चीज़ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि हर फील्ड में महिलाओं को आगे आना चाहिए, उनको सब कुछ करना चाहिए। एक थोड़ा सा हम डर जाते हैं लड़कियों को रात में अकेले भेजना, और ये सही भी है कि नहीं जा सकती लड़कियां आगे, क्योंकि मतलब कि रात में कहीं बाहर जाना, क्योंकि कई बार देखो हम अपने आप को रोक सकते हैं, हम सामने वाले को नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी लड़कियों को हर फील्ड में आगे जाना चाहिए। कोई भी फील्ड ऐसा उसको ये नहीं सोचे ये मेरे लिए छोटा है या मेरे लिए बड़ा है, और सब लड़कियों को आगे अपने लिए कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी मैं ये कहूँगी कि ऐसी स्कीम्स चलाए जिससे कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपने टारगेट को प्राप्त, जैसे अब रिजर्वेशन चल रहा है, रिजर्वेशन में एक महिलाओं का बिल्कुल अलग से रिजर्वेशन होना ही चाहिए, जिससे जितना रिजर्वेशन ये रहेगा तो लड़कियां आगे आएंगी। ये जो कास्टिज्म वाला रिजर्वेशन है ना, ये हटकर महिलाओं वाला आना चाहिए, तो लड़कियां और आगे आए। मैम हमारे जो स्कूल्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा हैं, तो आपने उनको किस तरीके से हैंडल किया? क्योंकि उनके माइंडसेट ये होता है कि एक फीमेल है, तो उनको किस तरीके से हैंडल? सबसे पहले तो उनके दिमाग से ये चीज़ निकाली जाती है कि मैं फीमेल ही नहीं हूँ। आप ये समझ लीजिएगा कि मैं जब फील्ड में हूँ ना, तो मैं एक फौजी हूँ, और जब मैं फौजी हूँ तो आप समझ, उनको वो आते, ये बात फैक्ट है, बच्चे आते ठीक है स्कूल में जा रहे हैं, आदर्श में जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, और लेडी टीचर है, लेडी प्रिंसिपल है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो मुझसे मिल लेते हैं ना तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। रास्ते में भी अगर वो मुझे दूर से देख लेते हैं ना तो वो अपना रास्ता बदलने लग जाते हैं, मैडम आगे हट लो। तो है उनके अंदर डर और एक रिस्पेक्ट भी। मैंने ये देखा है कि जितने भी बच्चे यहाँ से छोड़कर जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट में हमें बाहर नजर आती है कि वो कहीं भी पैर छूने से नहीं चूकते कि देखो मैम आ रही हैं,
मैम नमस्ते। और बहुत बच्चे कॉल करके बता दे मैम आज मैं ये कर रहा हूँ। एक बच्चे के लिए आप एक और चीज़ मेरे को बता रहे थे, एक बच्चा था 12th क्लास में पढ़ता था और उसके बाद में उसका उसमें कांस्टेबल में उसका सिलेक्शन हुआ था। उसकी पासिंग सर्टिफिकेट हमारे यहाँ पर थी और वो था एटा में और उसकी इंक्वायरी आई हुई थी और संडे का दिन था। उसका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम मेरा पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा बेटा मैं कहाँ से दूँ, इस टाइम तो संडे है, मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी। उसका 2-3 बार कॉल आया। अब मुझे लगा ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाला है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ स्कूल में गई, उसका पासिंग सर्टिफिकेट निकाला। उसका पासिंग सर्टिफिकेट निकाल कर मैंने उसके मामा जी हैं उनको दिया और फोटो क्लिक करके भेजा। आज वो बच्चा ऐसा ही है तो वो इस चीज़ का बड़ा एहसान मानता है कि अगर मैम ने उस दिन मेरा पासिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो ठीक है, देखो वो उनका फेज है। स्टूडेंट हर टाइम पर स्टूडेंट ही रहता है। हम भी स्टूडेंट थे तो हम भी शैतान थे, लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट की लेवल को पार करते हैं और जब वो बन जाते हैं तो वो रिस्पेक्ट जो उनसे मिलती है ना, वो शायद शहर के बच्चों से नहीं मिलेगी जो उनसे मिलती है। मैम आपने एक चीज़ बताई कि आप पीएचडी भी हैं, तो आपने पीएचडी करने का कैसे सोचा इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद? देखो एमएड एलएलबी। मेरा जो लक्ष्य था वो ये था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। हालांकि आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन जब आपके आगे एक डॉक्टरेट की उपाधि लग जाती है ना तो आपको ये लगता है कि हाँ आपने बहुत कुछ पाया है अपने जीवन में। और ये वही है जो डॉक्टर मैंने लगाया है, वो शायद मेरी पूरी एजुकेशन का निचोड़ है कि हाँ अब मैंने अपने आप को, अपने सपने को साकार कर लिया कि मैंने अपने आप को एक उपाधि डॉक्टरेट की दी थी। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि फीमेल है, तो आपको इस तरीके से भी काफ़ी सारे लोगों ने डिमोटिवेट किया होगा। हालांकि आपके दोस्त भी होंगे काफ़ी सारे ऐसे जिन्होंने डिमोटिवेट किया होगा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती है, तुमसे नहीं होगा, तो उन लोगों को आपने किस तरीके से हैंडल किया? एक्चुअली मैं देखो सीरियसली ये कहूँगी, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आई बिल्कुल भी कि मुझे किसी ने डिमोटिवेट किया हो इस चीज़ के लिए। मुझे सब ने मोटिवेट किया है। इवन मैंने कहा ना, आपकी फैमिली अगर आपके साथ हो ना, आज सीरियसली मैं ये कहूँगी कि मैं अपने घर पर ऐसे रहती हूँ, शायद मैं मायके में भी नहीं रही क्योंकि मुझे हर चीज़ की फ्रीडम मिली हुई है। आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, उस चीज़ के लिए मुझे कभी किसी ने नहीं रोका। और ना मुझे, जब आपकी फैमिली सामने आ जाती है ना तो जो डिमोटिवेट करने वाले वो ऑलरेडी पीछे चले जाएंगे। अगर मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा भी होगा तो हमारे घर वालों ने उनका मुंह इस तरीके से बंद कर दिया, नहीं बहुत कुछ करती है, तो वो वहीं की वहीं शांत हो जाते, मेरे पास तक तो बात ही नहीं आ पाती। तो मेरे को ये फेस नहीं करना पड़ा कि मुझे किसी ने डिमोटिवेट किया हो। सब मोटिवेट करने वाले, इवन हमारे जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये इतना अच्छा कर रही है, स्कूल भी चलाती है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक जो नज़रिया है ना लोगों का, वो बड़ा अच्छा होता है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये पोस्ट मिली है और मुझे कभी भी नेगेटिविटी को फेस नहीं करना पड़ा। क्यों बनता है कानून लड़कियों के लिए कि शादी की उम्र 18 नहीं 21 हो? क्यों बनता है कानून लड़कियों के लिए कि शादी की उम्र 18 नहीं 21 हो? क्यों नहीं बनता कानून कि जब तक बेटियां आत्मनिर्भर ना हो तब तक उनकी शादी कतई ना हो? मैम काफ़ी सारे केसेस सुनने को मिलते हैं आजकल लड़कियों की फ्रीडम के लिए। तो क्या होता है कि जो कुछ लड़कियां हैं उनको जो फ्रीडम मिली हुई है वो उसका बहुत गलत यूज़ करती हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं वो दूसरी लड़कियों के लिए रास्ते बंद कर रही हैं। क्योंकि अगर वो लड़कियाँ जो करना चाहती हैं, जो अच्छी फील्ड को चूज़ करें, जैसे कोई लड़की गेम्स में, जैसे मैडम आपने बताया कि आपका ही गेम्स में सिलेक्शन हुआ है तो आप अच्छे फील्ड में जाना चाहती है, उन गलत लड़कियों को देखकर हम पेरेंट्स की सोच को नहीं बदल पा रहे हैं। वो क्या करते, नहीं हमारी लड़की भी ऐसे ही करेगी, तो उस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। और मैं लड़कियों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोगों को अपनी स्वतंत्रता का, अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर कहीं ना कहीं और लड़कियों के रास्ते बंद ना हो। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्वतंत्रता आपको मिली है उसको अच्छी तरीके से प्रयोग करें, अपना फ्यूचर बनाएं, अपनी आइडेंटिटी बनाएं और लोग आपको जानें, इसके लिए आप आगे। मैम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप लोगों को इस चीज़ से क्या संदेश देना चाहती हैं? आप जिस जगह पर हैं तो उस बात से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? फाइनली फिर भी मैं एक ही बात कहूँगी, मेरा संदेश लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़के तो करते ही हैं और लड़के कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा संदेश लड़कियों के लिए ये है कि आप अपने जीवन में कुछ करें, अपनी आइडेंटिटी बनाएं, लोग आपको आपके नाम से जानें, आपके पेरेंट्स के नाम से नहीं, आपके हस्बैंड के नाम से नहीं, आपके नाम से जानें, जिससे कि जब आप सामने किसी के सामने खड़े हो ना तो वो ये कहें देखो वो जा रही है,
ये नहीं कि वो उसकी लड़की जा रही या उसकी वाइफ। मेरा सिर्फ सिंपल एक मैसेज है, आप खूब पढ़ो और आगे बढ़कर अपना नाम रोशन। जैसा कि मैम आपने बताया, आप 3 स्कूल्स की प्रिंसिपल हैं, आप 3 स्कूलों को संभाल रही हैं, तो वहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी सारे पीपल होंगे, ऑलमोस्ट 100+ पीपल्स तो होंगे, तो उनको आप किस तरीके से संभालती हैं, कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि सभी की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, तो सभी को सेटिस्फाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए मैम, कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अकेले सारा काम कर लूं तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी। ये तो टीम वर्क है, और जब टीम होती है तो कुछ हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। आधे से ज़्यादा काम को तो स्टाफ मेंबर सेल्फ ही संभाल लेते हैं, और बाकी कभी कभी नरम, कभी कभी गरम, कभी कभी कोऑपरेशन। अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़कर चलते हैं तो अपने आप ही सब चीज़ हैंडल हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं ना, 10-10, 15-15 साल पुराने टीचर्स हैं, और वो अभी भी व्यवहार की वजह से ही, देखिए ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी सबको सब जगह मिल जाती है, जाने को सब जगह चले जाते हैं, लेकिन एक माहौल जो हमारे स्कूल में उनको मिला हुआ है उसकी वजह से वो कहते हैं कि हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात मनवा भी सकते हैं, और गलत तो गलत के लिए कह भी सकते हैं आप लोगों से। तो इसीलिए कॉपरेशन बहुत अच्छा चला आ रहा है हमारे स्कूल में, तो इसमें मुझे दिक्कत नहीं आती है। सभी कोऑपरेटिव हैं तो मैं भी उनके साथ। Thank you very much, ma'am, for cooperating us and giving us your precious time. Thank you so much, ma'am.